नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन जो कलाम का सामाजिक विज्ञान का जो माइनर टेस्ट पेपर 7 है साथियों, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, द्वितीय श्रेणी अध्यापक ये द्वितीय प्रश्न पत्र हैं। और साथियों, इससे पहले अपन ने 4 टेस्ट किए थे और प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। और बाकी जो टेस्ट बचे हुए, ठीक है, 5वां, 6वां और एक जो मेजर टेस्ट पेपर है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। बाकी आज अपन पहले 7वां जो टेस्ट हुआ है अभी 22 जून को, तो इसको आज सॉल्यूशन देख लेते हैं। और हिंदी के टेस्ट पेपर भी आपको एक एक करके मिल रहे हैं। बाकी जीके के तो मैं सभी करवा ही रहा हूँ। तो जो भी साथी चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या फिर रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर पटवार भर्ती है, इसके अलावा जो चतुर्थ श्रेणी है, तो सभी के जो पेपर है साथियों यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ के लिए आप सभी को पता है टेलीग्राम पर सभी की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह जाएगा साथियों मेंढा व लूणी के पार्श्व पर। ठीक है, मेंढा और जो लूणी नदी है इसके पार्श्व पर पाए जाते हैं कौन से पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। दूसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन कौन सा यहाँ पर। पहला पूछा है कि अरावली मरुस्थलीकरण को पूर्णतः पूर्व की ओर बढ़ने से सीमित करती है। साथियों ये सीमित करती है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भारत के तटीय मैदान का उदाहरण है, तो ये भी यहाँ पर गलत है। विंध्यन कगार गोंडवाना लैंड का अभिन्न हिस्सा है, तो बिल्कुल ये सही है। और चौथा है कि माही बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। तो साथियों माही को नहीं कहते, गोडवाड़ बेसिन कहते हैं लूणी बेसिन को। किसको कहा जाता है? लूणी बेसिन को। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? तीसरा प्रश्न है, बूंदी व मुकुंदरा की पहाड़ियाँ की आकृति कैसी है। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बूंदी और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आकृति है अर्धचंद्राकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम्मिलित को चुनिए, यानी भौतिक प्रदेश और भूदृश्य। देखो, मरुस्थल है नखलिस्तान। ठीक है, अरावली नाल, ये भी सही है। पूर्वी मैदान उत्खाद भूमि, ये भी सही है। देखो, हाड़ौती बालसन, साथ ही बालसन ये हाड़ौती क्षेत्र में नहीं आएगा, यह आ जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, बालसन में से जोधपुर आ जाएगा इसमें। हाड़ौती में तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का क्षेत्र आता है, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर चौथा जो है ये गलत है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि देशहरो क्या है। देशहरो साथियों रागा व जरगा जो पहाड़ियाँ हैं इनके मध्य का जो हरा भरा क्षेत्र है इसको कहा जाता है देशहरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखिए, अरावली पर्वतमाला यह वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल पहला सही है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर है, तो ये भी सही है। इसका निर्माण देखो ट्रेसिरिय युग में हुआ, साथियों ये गलत है। इसका जो निर्माण है अरावली का ये हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में। और चौथा है कि यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसमें असत्य कथन हो जाएगा। सात नंबर क्वेश्चन है, आकल व ब्रह्मसर जैसलमेर में कितने वर्ष पूर्व के वानस्पतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसमें जाएगा 18 करोड़ वर्ष पूर्व, तीसरा ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो बैराज से ऊंची है तथा रघुनाथगढ़ से नीची है। देखो, बैराज से ऊंची, रघुनाथगढ़ से नीची, कौन सी चोटी है? तो वो चोटी है खो। ठीक है, कौन सी है? खो। और ये खो चोटी कहाँ पर है? जयपुर में है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई साथ में कितनी है? 920 मीटर। ठीक है, खो चोटी 920 मीटर। इसके बाद देखो एक चोटी है बरवाड़ा। ये बरवाड़ा भी जयपुर के अंदर है साथियों। और बरवाड़ा की 786 मीटर इसकी ऊंचाई है, 786 मीटर। ठीक है, एक ये सिरावास है साथियों कहाँ पर? तो सिरावास है अलवर के अंदर, 651 मीटर है।
651 मीटर। और बैराठ, तो बैराठ भी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है, ठीक है। बैराठ और सॉरी बैराठ चोटी है कोटपुतली बारोड के अंदर और इसकी ऊंचाई है 704 मीटर, ठीक है। देखो बैराठ, कोटपुतली, भारोड, ठीक है। सिरावास कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, 651 मीटर। खो, तो खो अपन ने देखी कहाँ पर? जयपुर के अंदर 920 मीटर और बरवाड़ा 780 मीटर जयपुर के अंदर। तो पूछा क्या है इसमें? निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो देखो बैराज से ऊंची है, ठीक, और रघुनाथगढ़ से क्या है? नीची है। तो रघुनाथगढ़ से नीची है कौन सी? खो चोटी। रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर जो 1055 है, ठीक है, 1055 है रघुनाथगढ़ की ऊंचाई, ठीक है। और रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? सीकर के अंदर है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा खो, 920 मीटर। नवा क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के संदर्भ में निम्न पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो यह प्रदेश जो है मालवा के पठार का विस्तार है, बिल्कुल। इस प्रदेश में लावा मिश्रित सेल एवं विंध्यन सेलों का सम्मिश्रण है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन है। देखो काला बड़ा डूंगर लोनी बेचनी के की पूरी सीमा बनाता है। तो ये तो सही है, इसके अंदर पहला ही सही है, ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखो सालीसर, जसूसर, मलसीसर गोडवाड़ प्रदेश में अवस्थित हैं। साथियों ये है कहाँ पर? शेखावाटी प्रदेश के अंदर, ठीक, गोडवाड़ में नहीं है। ये जो सालीसर, जसूसर और मलसीसर शेखावाटी क्षेत्र है साथियों, तो यहाँ पर जो सरोवर या तालाब होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। सांबरला तथा कपराना खारी पानी की गर्त शेखावाटी प्रदेश में स्थित है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर हिंगलाज का मगरा मध्य माही बेसिन में है, तो ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर जरगा पर्वत है। कौन सा है? जरगा पर्वत, तो सही है। और जरगा पर्वत जो साथी उदयपुर के अंदर है और कितना है? 1431 मीटर। कितना है? 1431 मीटर है, तो पहला यहाँ पर सही है। दूसरा कि ऊंडिया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर नीचा है। ऊंडिया का पठार आबू पर्वत से 160 मीटर नीचा है, तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखो ऊंडिया का पठार, तो ऊंडिया का पठार सिरोही के अंदर है, कितना? 1360 मीटर, 1360 मीटर, ठीक है। और आबू पर्वत की बात करें तो आबू पर्वत सिरोही के अंदर है, ये है 1200 मीटर। कितना है? 1200 मीटर। तो यहाँ पर देखो ऊंडिया पठार आबू पर्वत से 160 मीटर नीचा स्थित है। साथियों नीचा नहीं है, आबू पर्वत से ऊंडिया पठार ऊंचा 160 मीटर, तो ये गलत है। बोमट पठार उदयपुर डूंगरपुर में विस्तृत है, तो ये सही है, यानी पहला और तीसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें 11वां में ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से सही सुमेलित युगम है। देखो सही सुमेलित युगम, केवड़ा की नाल अजमेर गलत है, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर, परवेरिया नाल सिरोही ये भी गलत है, बर्रादर्रा कोटा ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है। यहाँ पर सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13 कि 30 सेंटीमीटर समोरसा रेखा राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले से होकर नहीं गुजरती है? तो जैसलमेर से नहीं गुजरती है, हनुमानगढ़, चूरू और बाड़मेर से गुजरती है 30 सेंटीमीटर समोरसा रेखा। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला जनवरी माह में 6 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रखता है? इसमें आ जाएगा गंगानगर, बीकानेर और हनुमानगढ़, यानी सभी। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, इसमें आ जाएगा निम्नतर। क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो इसमें आ जाएगा जालौर, पाली और जोधपुर। 17 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में शरद ऋतु का काल है, तो शरद ऋतु जो साथियों सितंबर से दिसंबर तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोपेन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की जलवायु हेतु उपयुक्त संक्षेप अक्षर हैं। देखो कोपेन का वर्गीकरण, ठीक है, इसमें पूछा दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आ जाएगी कौन सी? AW प्रकार की जलवायु।
19 नंबर क्वेश्चन है, मानसूनी वर्षा राजस्थान को अपेक्षाकृत कम प्राप्त होती है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर पूछा है क्योंकि अरब सागरीय मानसून का अरावली के समानांतर होना, बिल्कुल। राजस्थान पहुंचते पहुंचते बंगाली खाड़ी के मानसून का कमजोर होना, ये भी सही है। अरावली की ऊंचाई कम होना, ये भी सही है। यानी इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 20 नंबर क्वेश्चन की शीतकाल में राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है किसका प्रभाव है? शीतकाल में राजस्थान में होने वाली जो वर्षा है तो क्या जाएगा इसमें? तो इसमें जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों का। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भरतपुर, धौलपुर, करौली जिले की जलवायु हेतु उपयुक्त संकेताक्षर हैं। तो यहाँ पर जाएगा इसमें CWG। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की समानत तुल्य जलवायु प्रदेश में सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा जिला समूह है जून से सितंबर के मध्य सामान्यतया 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? तो इसमें जाएगा टोंक, भीलवाड़ा और जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जनवरी माह में बीकानेर से गुजरने वाली समदाब रेखा है। देखो बीकानेर की बात हो रही है, तो बीकानेर से कौन सी गुजरती है? 1019 मिलीबार से अधिक, 1019। 25 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन देखो, सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में केंद्रित है। सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। सागवान के जो वन है 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। माउंट आबू पर उपोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी सही है। पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित पतझड़ी वन पाए जाते हैं। साथियों ये गलत है बिल्कुल। चौथा 26 नंबर क्वेश्चन है, ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल रखता है? तो इसमें आ जाएगा चूरू। 27 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान वनीकरण एवं जैव विविधता संरक्षण कार्यक्रम किस देश के सहयोग से संचालित है? तो कौन सा देश आ जाएगा? जापान। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च नहीं साथियों, 21 मार्च आएगा, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई से ही है। खिचड़ी दिवस 12 सितंबर और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बाकी सभी सही है, एक को छोड़ करके। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलिखित वन क्षेत्र प्रतिशत है कितना है साथियों? 9.60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, वर्ष 2023-24 में राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं कहाँ पर दर्ज की गई? तो इसमें जाएगा उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला है, कौन सा है? अलवर। 32 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान वन नीति 2023 कब जारी की गई थी? तो 5 जून को। 33 नंबर क्वेश्चन है, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है, तो इसमें जाएगा 110.1 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित किया गया, साथियों इसमें जाएगा कब? 1977-78 में। 35 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में खेर वनीय क्षेत्र पाए जाते हैं। खेर, तो खेर आ जाएगा साथियों वहाँ पर कोटासवाई माधोपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, देखो निम्नलिखित में से राजस्थान में अति सघन वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। अति सघन वन, तो यह जाएगा अलवर व जयपुर जिले में। 37 नंबर, देखो एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ सहायक नदियां, सम्मिलित करना है। देखो चंबल की कौन सी है? सहायक नदी पार्वती, ठीक है। लूणी की है जोजड़ी, इसके बाद माही की मोरियन है और बनास की मोरियल। देखो मोरियल और मोरियन, मोरियल बनास की और मोरियन है माही की। 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान कीजिए। देखो यह नदी कोटड़ा उदयपुर से उद्गमित होती है। मानसी, वेत्रक, मेषवास की सहायक नदियां हैं। तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी, ठीक है। साबरमती का जो उद्गम है
कोटला में उदयपुर से होता है, और मानसी, वेत्रक और मेसवा की सहायक नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल कच्छ के रण में विसर्जित करती है? कच्छ का रण कौन सी नदी है? लूणी। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती है? सांबर झील, तो देखो खंडेला, रूपनगढ़ और तुर्तमती, ये तीनों नदियां हैं, ये सांबर झील में गिरती है। सागरमती, देखो सागरमती ये गलत है, ठीक है, इसमें आएगा 4 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केमिकल रिवर के नाम से भी जानी जाती है? केमिकल रिवर, इसमें जाएगा बांडी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्न में से किस नदी का बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है? तोरावाटी, तो कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, देखो नदी और उद्गम सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो बनास नदी कमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। भेड़स नदी गोगुंदा की पहाड़ियाँ। कोठारी नदी, कोठारी इसमें जाएगा दीवर कांटी, और खारी बिजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो 2, 4, 1, 3 ऑप्शन नंबर दूसरा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, ठीक है, ये राजस्थान में बहने वाली है। 45 नंबर क्वेश्चन, लूणी नदी के संबंध में सत्य कथन नहीं है। देखो लूणी नदी, पहला, इस नदी का उद्गम साबरमती व सरस्वती धाराओं के मिलने से होता है, नहीं साथियों, पहला ही गलत है, ठीक है। बालोतराई के पश्चात इस नदी का जल खारा हो जाता है। रंगाई छपाई उद्योग के कारण इस नदी का जल प्रदूषित है, और जोधपुर में इस नदी पर पीछे बांध बना हुआ है। बाकी सभी सही है। लूणी निकासी निकलती साथियों नागपाड़ अजमेर से। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी प्रवाह में से सही सम्मिलित युगम की पहचान कीजिए। सही सम्मिलित है, देखो इसमें जाएगा साबी उत्तर, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है? सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी कौन सी है? चंबल। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित नहीं है? चित्तौड़गढ़ से संबंधित नहीं है, तो और आइए गंभीर ब्राह्मणी कौन सी नदी? परवन साथियों 12 से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के द्वारा अमेरिका में बसाया गया प्रथम उपनिवेश था? इसमें करेंगे वर्जीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो इसका जो आयोजन है 10 मई 1775 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है, ये सही है। इसका आयोजन है फिलाडेल्फिया में हुआ था, ये भी सही है। प्रारंभ में इसकी जो अध्यक्षता है पेट्रोन रंडोल्फ ने की थी, ये भी सही है, ठीक है। इसमें 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 51 नंबर क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? इसमें जाएगा 16 दिसंबर 1773। 52 नंबर क्वेश्चन है, 1743 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1764-65 में ब्रिटिश अमेरिकी उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले 4 प्रमुख अधिनियम प्रस्तावित किए? 53 में जाएगा यहाँ पर जॉर्ज ग्रेनविले। 54 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के संविधान निर्माण के उद्देश्य से 1787 में फिलाडेल्फिया में हुए सम्मेलन में किस राज्य ने भाग नहीं लिया? तो देखो रोड आइलैंड इन्होंने नहीं लिया था, देखो डेलावेयर, जॉर्जिया और मैरीलैंड इन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। 55 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन लड़ाइयों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो बंकर हिल की लड़ाई, ट्रेटन की लड़ाई, प्रिंसटन की लड़ाई और साराटोगा की लड़ाई, सभी यहाँ पर क्रम में वाई है, इसमें 1 नंबर सही है, 1, 2, 3, 4। 56 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की जो क्रांति है उसके समय बुर्बो राजवंश की राजधानी थी, बुर्बो राजवंश की राजधानी, तो इसमें जाएगा वर्साई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति की आत्मा किसे कहा गया है?
यहाँ आ जाएगा दार्शनिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दीदरों की नहीं है? कौन सी रचना दीदरों की नहीं है? देखो, द मेमोइर्स ऑफ ए नन, फिलोसॉफिकल थॉट और लेटर ऑन द ब्लाइंड, ये तीनों पुस्तकें हैं किसकी? दीदरों की। कौन सी नहीं है? डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, ठीक है, 58 के अंदर जाएगा तीसरा। सातवीं की जो रचना है डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंस, तो ये रचना है जीन जैक्स रूसो की। किसकी है? रूसो, ठीक है, रूसो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लुई सोल्वे ने अपना पहला वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया? लुई सोल्वे ने पहला वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? तो इसमें जाएगा तुर्गो को। 60 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की स्टेटस जनरल के थर्ड एस्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली कब घोषित किया? तो इसमें जाएगा 17 जून 1789। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जीरोंदिस्त दल का सदस्य था? इसमें जाएगा जैक्स पियरे बिशट। 62 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के संबंध में थर्मिडोरियन प्रतिक्रिया का अर्थ है? तो यहाँ पर जाएगा आतंक के शासन का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर कि फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया? तो इसमें जाएगा लफायते। 64 नंबर क्वेश्चन है कि 20 जून 1789 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? इसमें जाएगा टेनिस कोर्ट की शपथ। 3 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिदाता जार और जार लिबरेटर किसे कहा जाता है? तो इसमें जाएगा अलेक्जेंडर सेकंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग लेनिन की अप्रैल थीसिस से संबंधित नहीं है? तो 66 में जाएगा, देखो कौन सी नहीं है? जार को मृत्युदंड दिया जाए, ये नहीं है, ठीक है। युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों की हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इसमें जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 की सर्वप्रथम कौन सी ड्यूमा ने रूस में अपना कार्यकाल पूरा किया था? इसमें जाएगा तृतीय ड्यूमा। 68 नंबर क्वेश्चन की प्रावधा और लूज थे, तो यहाँ पर जाएगा इसमें अखबार, क्या थे ये? अखबार। क्वेश्चन नंबर 69 की 1917 की रूसी क्रांति किस शहर से आरंभ हुई थी? इसमें जाएगा पेट्रोग्राद। क्वेश्चन नंबर 70 8 नवंबर 1917 को लेनिन की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल में गृह मंत्री किसे नियुक्त किया गया? इसमें जाएगा राय को। 71 नंबर क्वेश्चन है, रूस का युद्ध मंत्री किसके नेतृत्व में, रूस का युद्ध मंत्री जिसके नेतृत्व में जनवरी 1918 में रूस में लाल सेना का गठन किसने किया था? 71 के अंदर जाएगा यहाँ पर ट्राटस्की। 72 नंबर क्वेश्चन है, खूनी रविवार की घटना घटित हुई थी, यहाँ पर जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग में। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1917 की रूसी क्रांति का नेतृत्व किस दल ने किया? 73 में जाएगा यहाँ पर बोल्शेविक। क्वेश्चन नंबर 74 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? 74 में जाएगा यहाँ पर थॉमस जेफरसन। क्वेश्चन नंबर 75 की वर्ष जिसमें इंग्लैंड ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की, तो 75 के अंदर जाएगा यहाँ पर 1783 ईस्वी में। चिंतन नंबर क्वेश्चन की सामाजिक समुदाय के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था जिसने फ्रांस में क्रांति को प्रोत्साहित किया? तो यहाँ पर जाएगा रूसो। क्वेश्चन नंबर 77 की किसकी सलाह पर लुई 16वें ने स्टेटस जनरल में तृतीय एस्टेट के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी थी? इसमें जाएगा नेकर। 78 नंबर क्वेश्चन है, एस्टेट जनरल का अंतिम अधिवेशन कब बुलाया गया था? तो यहाँ पर जाएगा साथियों 5 मई 1789। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से किस वित्त मंत्री ने फ्रांस में स्टाम्प नामक नया कर लगाने का सुझाव दिया था? इसमें जाएगा ब्रिया।
80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया था? इसमें जाएगा ओलंप द गोच। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से रूस की रक्तहीन क्रांति कहलाती है? तो यहाँ पर जाए अक्टूबर 1917 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 82, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्कालीन रूसी समाज 3 वर्गों में विभाजित था। दूसरा है कि तृतीय वर्ग में शामिल मजदूर व किसान आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर थे और दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसमें पूछा कि सत्य कथन है। साथियों यहाँ पर तो दोनों ही कथन असत्य हैं। ठीक है, ये दोनों कथन क्या है? असत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 है, देखो सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। काल खोज, देखो काल खोज बड़े बड़े सामूहिक खेत, ठीक है। सौ खोज तो ये कृषि कारखाना जाएगा। चेका क्रांतिकारी का न्यायालय, ठीक है, न्यायालय। और चेतस्का स्टालिन की शुद्धिकरण योजना, इसमें जाएगा साथियों 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर है कि रूस के मार्क्सवादी दल लिबरेशन ऑफ लेबर का संस्थापक कौन था? इसमें जाएगा प्लेखानोव। क्वेश्चन नंबर 85 है, इंग्लैंड की सरकार ने अमेरिका में उपनिवेश बसाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया था? इसमें जाएगा जॉर्जिया। क्वेश्चन नंबर 86 की ब्रिटिश संसद के द्वारा अमेरिकी बस्तियों में आर्थिक रूप से हस्तक्षेप का सिलसिला कब प्रारंभ हुआ था? साथियों 86 के अंदर जाएगा 1624। क्वेश्चन नंबर 87 की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसी समाचार पत्र में कई टुकड़ों में कटे हुए एक सांप का कार्टून प्रकाशित हुआ था, जिसके प्रत्येक टुकड़े पर एक अमेरिकी बस्ती का नाम और नीचे लिखा हुआ था जुड़ जाओ या फिर मर जाओ? इसमें आ जाएगा गजट। ये समाचार पत्र था गजट। 88 नंबर क्वेश्चन की अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अल-बानी सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा था वो क्या था? इसमें जाएगा कौन सा? बस्तियों की क्षेत्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेनस्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की थी? इसमें जाएगा एलेक्स ओसबोर्न। क्वेश्चन नंबर 90, किस विधि का उद्देश्य विद्यालय में सामुदायिक जीवन की गतिविधियों को छोटे स्तर पर उपलब्ध कराना है? यहाँ पर जाएगा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान पद्धति का लाभ नहीं है? समस्या समाधान पद्धति का लाभ नहीं है। तर्क शक्ति का विकास है, समय की बचत ये नहीं है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है और सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देता है। इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 की ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक के अनुसार कौन सा एक प्रत्ययन अवस्था के सिद्धांतों में से एक नहीं है? तो देखो लिफ्ट लेने की अनुमति है, आलोचना से बचा जाता है, मुक्त चिंतन से विचार अभिव्यक्त करना और निष्क्रिय सहभागिता। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 की सामाजिक अध्ययन में ब्रेनस्टॉर्मिंग मंथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 93 में जाएगा अधिकतम विचारों को स्वतंत्र रूप से उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 94, सामाजिक अध्ययन में ब्रेनस्टॉर्मिंग सबसे अधिक उपयोगी है? तो यहाँ पर जाएगा खुली समस्याओं को हल करने में। क्वेश्चन नंबर 95, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि का रूप है? तो 95 में जाएगा समाजीकृत अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 96, समस्या समाधान पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें जाएगा तार्किक और समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 97 की माध्यमिक स्तर पर भूगोल विषय शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? कौन सी है? इसमें जाएगा क्षेत्र भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 98 है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से होती है? तो 98 में जाएगा मार्गदर्शक और समन्वयक। निम्न में से कौन सा किलीपैट्री के अनुसार प्रयोजना का प्रकार नहीं है? कौन सा? देखो रचनात्मक प्रोजेक्ट है, समस्यात्मक भी है, उत्पादनात्मक प्रोजेक्ट ये नहीं है, ठीक है, और अभ्यासात्मक प्रोजेक्ट। इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा विषय ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उपयुक्त है? इसमें जाएगा गरीबी के कारण। ठीक है, देखिए जितने भी साथी हैं
क्लास देख रहे हैं तो क्लास को आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है। और बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, PDF आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब अब तो आप करना ही है, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको नेक्स्ट क्लासें मिलती रहेगी। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। 101 नंबर की शैक्षणिक भ्रमण के बाद आदर्श रूप से क्या किया जाना चाहिए, समझ आएगा। चिंतनात्मक गतिविधियां और रिपोर्ट। 102 नंबर की बोसिंग के अनुसार समस्या समाधान के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं। तो देखो, तथ्यों का संग्रहण, तथ्यों का संगठन करना, तथ्यों का विश्लेषण करना, इसमें जाएगा सभी 1, 2, 3। 103 नंबर है, परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। मुख्य सिद्धांत तो करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, शिक्षण की कौन सी विधि अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका ढूंढने के बारे में है। साथियों, इसमें जाएगा समस्या समाधान, 2 नंबर। 105 नंबर की एक परियोजना वास्तविक जीवन का हिस्सा है जिसे स्कूल में शामिल किया गया है, यह कथन है। तो ये जो कथन है बेलार्ड का है। किसका? बेलार्ड। 106 नंबर है, निम्नलिखित में से क्षेत्र भ्रमण विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है। तो इसमें लाभ हो जाएगा कि यह कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ता है, 1 नंबर। 107 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन परियोजना विधि की आवश्यक विशेषता नहीं है। आवश्यक विशेषता नहीं है। देखो, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, वास्तविक जीवन की स्थिति, शिक्षक केंद्रित अधिगम और सहकारी अधिगम। तो कौन सा नहीं? शिक्षक केंद्रित अधिगम। 108 नंबर है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवेश में आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 नंबर, इनमें से कौन राजनीति सिद्धांत के पतन में विश्वास नहीं करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राजनीति सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। तो तार्किक प्रत्यक्षवाद। 111 नंबर है, परंपरागत राजनीति सिद्धांत के समर्थक नहीं है। तो इसमें जाएगा चार्ल्स बियर्ड। 112 नंबर है, राजनीति सिद्धांत में 3 तत्व हैं, तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यात्मक, की चर्चा किसने की थी। इसमें जाएगा सेबाइन। 113 नंबर है, राजनीति समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन किसका है। इसमें जाएगा डेविड स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ये हन्ना अरेंट। 115 नंबर है, राजनीति को दुष्टों का अंतिम आश्रय स्थल किसने कहा था। तो ये कहने वाले थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। 116 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजनीति सिद्धांत की विशेषता है। तो देखो, व्यवस्थित चिंतन, अवधारणाओं का प्रयोग और सामान्य निष्कर्ष, इन उपरोक्त सभी। 117 नंबर, राजनीति सिद्धांत को शब्द आधारित व्यवस्थित चिंतन की संज्ञा किसने दी। इसमें जाएगा राजीव भार्गव। 118 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति दर्शन की विशेषता नहीं है। तो इसमें जाएगा तथ्यात्मक, ठीक है, आदर्शात्मक है, निर्देशात्मक है और मूल्यांकनात्मक भी है। 119 नंबर है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो देखो, साथ ही इसमें जाएगा सेबाइन। कौन है? सेबाइन। 120 नंबर है, राजनीति विज्ञान का विज्ञान होना तो दूर, यह तो कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। राजनीति विज्ञान के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है। तो यह है बकल का। 121 नंबर है, राजनीति सिद्धांत में निम्न में से किसका अध्ययन सम्मिलित है। इसमें जाएगा सरकार का, संविधानों का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, प्रयुक्त सभी। 122 नंबर है, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में सम्मिलित ऐतिहासिक उपागम के समर्थक विद्वान हैं। देखो, अरस्तु है, हिगल है, मॉन्टेस्क्यू है और मैकियावेली है, यानी ये चारों ही है। तो ऑप्शन नंबर 4। 123 नंबर है, निम्नलिखित में से असम्मिलित है। देखो, मनोवैज्ञानिक उपागम ग्राहम वालास, समूहोपागम आर्थर बेंटले, व्यवस्थापागम डेविड स्टन, नव संस्थापक
संस्थागत उपागम एंथनी डाउन्स। तो ये इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर 4। इसमें आ जाएगा साथियों कौन, कैंथलिन, कैंथलिन थेलेनोर स्पेन, ऑप्शन नंबर 4 असम्मिलित है। इसके बाद देखो 124 नंबर, 124 नंबर में सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो, लियो स्ट्रास, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, एरिक वो एगलिन, ऑर्थर एंड हिस्ट्री, सीबी मैकफर्सन इसमें डेमोक्रेटिक थ्योरी, और हन्ना ओरेंट इसमें आ जाएगा बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर। ये सभी सम्मिलित है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर पहला सही इसमें। 125 नंबर है कि प्रत्यक्षवाद के जनक हैं, प्रत्यक्षवाद के जनक ऑगस्ट कॉमट। 126 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से विद्वान वेनस रिगेल से संबंधित हैं, इसमें आ जाएगा मैक्स वेबर, ओटोवान, कुर्ट गोडेल और उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। 127 नंबर है मिथ्यापनीयता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसमें आ जाएगा कार्ल पॉपर। 128 नंबर है पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20वीं कंट्री पॉलिटिकल थॉट नामक जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है, इसमें जाएगा अर्नाल्ड ब्रेखट। 129 नंबर है हन्ना ओरेंट ने मेरी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में मनुष्य की गतिविधियों के स्तरों की पहचान दी है, निम्नलिखित में से किन स्तरों की पहचान दी गई है, तो सही कथन पूछा है। तो देखो इसमें आ जाएगा श्रम, कृत्य और कार्यवाही, यानी 1, 2, 3 सभी सत्य हैं। 130 नंबर है राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की धारणा किसने दी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी जुवेनियल। 131 नंबर है राजनीति विज्ञान की व्याख्या शक्ति विज्ञान के रूप में किसने की थी, तो यह आ जाएगा लासवेल। 132 नंबर है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। देखो, पहला कि व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध और बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिक नहीं है खारिज करता है, पहला सही है। व्यवहारवादियों का मत है कि मानना कि राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया, ये गलत है। और व्यवहारवादी इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति पर्यवेक्षण व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है, ये सही है। यानी इसमें सत्य कथन कौन सा है, 1 और 3, ठीक है। तीसरा 133 नंबर है राजनीतिक सिद्धांत प्रासंगिक है। देखो, राजनीतिक आदर्शों की ओर अनुपालना के लिए नहीं, राजनीतिक संस्थाओं की बुनियादी जानकारी को समझने हेतु, ताकि अभिवृत्ति के निर्माण में और विचारों की उदारता के विकसित होने में। इसमें 2, 3 और 4, पहला गलत है। 134 नंबर की कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, देखो महान मुद्दों का अध्ययन ये तो है, मानव व्यवहार का अन्वेषण ये नहीं है, आदर्श राज्य का अन्वेषण और दार्शनिक वृत्ति, इसमें जाएगा 2 नंबर। 135 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है, इसमें जाएगा सार से पूर्व प्रविधि नहीं है। 136 नंबर है कौन संवैधानिक उपागम से संबंधित है, तो इसमें जाएगा जेम्स ब्राइस। 137 नंबर है व्यवहारवाद के निम्न में से कौन सी बौद्धिक आदर्शिला सिद्धांत निर्देशित शोध से संबंधित है, तो यहाँ पर जाएगा क्रमबद्धता। 138 नंबर है उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित नारा या नारे हैं। देखो, असंगत रूप से निश्चित होने की अपेक्षा अस्पष्ट होना श्रेयकर है, ये तो है। अस्पष्ट होने से गलत होना अधिक अच्छा है, नहीं, केवल एक सही है, ठीक है। 139 नंबर है व्यवहारवाद के बौद्धिक जनक माने जाते हैं, तो चार्ल्स मेरियन। 140 नंबर है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, यह किसकी रचना है, तो इसमें जाएगा हेराल्ड लॉसवेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा डेविड स्टर्न के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है, तो इसमें जाएगा देखो प्रासंगिकता का सिद्धांत, ये नहीं है। 142 नंबर है निम्न में से किसका संबंध राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से है, तो यहाँ पर आ जाएगा वो एगलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है जिसका श्रेय जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेविड स्टर्न को।
144 नंबर है दी बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हिंज यू लाऊ। 145 नंबर है उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में। 146 नंबर है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी है, तो यहाँ पर जाएगा देखो इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षवाद और प्रत्यक्षवाद, उपरोक्त सभी। 147 नंबर है राजनीतिक सिद्धांतों के मूल्य परख दृष्टिकोण का समर्थक विद्वान कौन है, तो लियो ट्रॉस। 148 नंबर है कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है, तो दार्शनिक उपागम। 149 नंबर क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धारणाओं के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो पहला शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी में शुरुआत तक जारी रहा, बिल्कुल। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसी विविध रुझानों को समाहित करता है। ये दोनों कथन साथियों यहाँ पर सही है, ठीक है, सही पूछा तो इसमें जाएगा 3 नंबर, 1 व 2 दोनों। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को परा अनुभववादी बताने वाले विचारक हैं, कौन है, रॉबर्ट डहल। तो ये था साथियों माइनर टेस्ट पेपर 7 और पहले मैंने करवा दिए कुल 4 टेस्ट, ठीक है, 4 और 1 हो गए 5। तो अब जो साथियों 3 पेपर और बचे हुए हैं इसके और आगे जो होने वो सभी मैं करवा दूंगा, ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा साथियों सभी टेस्ट आपको करवा दूंगा, हिंदी के भी करवा दूंगा, जीके के भी तो मैं करवा ही रहा हूँ, बाकी एसएसटी के भी करवा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड के अभी जो 2 पेपर हुए थे जीके वाले वो मैंने करवाए थे, और उसके बाद में चतुर्थ श्रेणी के एक टेस्ट हुआ है, माइनर टेस्ट पेपर 1 वो करवा दिया, पटवारी के करवा रहा हूँ। तो जो भी साथी नए हैं वो चैनल से जुड़ जाना, अभी सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आप बने रहिए आलिया एग्जाम की यूट्यूब चैनल के साथ में, विश्वास कीजिएगा साथियों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। बाकी धन्यवाद। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।